प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यप 24 क्लासेस पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चे 2026 में 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर वाले प्रश्न। अब ये जो अंतर वाले जो प्रश्न हैं, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो, अगर हम बात करें कि जो अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और यही वाले प्रश्न जो होते हैं अक्सर सबसे ज़्यादा यही वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 फरवरी को पेपर देने जाओगे, यहाँ से अंतर वाले प्रश्न आप लोगों को यह मान लीजिए कि 20 नंबर के प्रश्न, 20 नंबर का अंतर वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर आप लोगों का इस क्लास से पक्का होने वाला है। तो पूरा का पूरा 20 नंबर पक्की कर लीजिए। मेरी 100% गारंटी कि आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। 20 में 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। तो मेरे पर जो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 को, और प्रश्न नंबर 1 को अब आप लोग आसानी से नोट कर लीजिए। पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 1 को नोट कर लीजिए, और 20 फरवरी को जब आप लोगों के पेपर में जब ये वाला प्रश्न आए तो आप लोग इसका आंसर लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न नोट करेंगे कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट करो। देश की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अंतर वाले प्रश्न है, और 20 नंबर के अंतर वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। तो 20 नंबर आप लोगों का इस क्लास से पक्का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डालेंगे उत्तर, और यहाँ से लिखना है स्टार्ट। पहली हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ, और राष्ट्रीय आय के अर्थ में देखो क्या क्या लिखना है कि किसी देश के उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पादन का अनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है। प्रतिवर्ष उसका अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन की जो आय होती है उसका अनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है। और जैसे कि किसी एक राष्ट्र के समस्त उत्पादन और समस्त व्यक्तियों के उत्पादन के योग का अनुमान भी लगाया जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और यही सब कुछ लिख देना है जो मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ। बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ही लिख देना है। और देखो, यह संपूर्ण उत्पादन उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या लाभांश होती है। इतना नोट करने के बाद फिर हम आगे देखो बात करेंगे कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब हम साल भर में कितना कमाते हैं, कितना इकट्ठा करते हैं, देश से कितना इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हमारा जो जितनी भी सेवाएं हमने प्राप्त की हैं, तो वो हमारा सब राष्ट्रीय आय में जुड़ जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रति व्यक्ति आय को देखो क्या है। प्रति व्यक्ति आय को भी नोट कर लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय, तो उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब चलो यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। बोलने का प्रयास करो। तो यहाँ से डालेंगे राष्ट्रीय आय हेडिंग डालेंगे, और इधर हेडिंग डालेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय हेडिंग डालेंगे। फिर देखो आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आय में हेडिंग नंबर 1 डालेंगे, और यहाँ पर हेडिंग नंबर 1 इधर डालेंगे। इतना इसमें से आप लोगों को करना है, यहाँ से लेकर के ये हमारी हेडिंग नंबर 1 में आप लोगों को इतना लिखना है, और इसमें आप लोगों को इतना यहाँ से लिखना है कि किसी राष्ट्र की वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय में देखो क्या लिखना है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। अब दूसरा देखो क्या नोट करना है, दूसरे में नोट करना है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की सूचक नहीं। राष्ट्रीय आय जो होती है आर्थिक विकास की सूचक नहीं होती है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय में लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की सूचक होती है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर डालेंगे तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय राष्ट्र में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का योग होती है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की औसत आय होती है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 2 को देखिए क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो आप लोग प्रश्न नंबर 2 को भी नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 2। 2026 20 फरवरी को आप लोगों को जरूर मिलेगा ये वाला प्रश्न। इसको आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखो बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में कोई 4 अंतर लिखो। 4 अंतर लिखने हैं प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्र में। देखो यहाँ पर अंतर लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक, और इधर लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। इतना लिखने के बाद यहाँ पर डालेंगे 1 नंबर। तो लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि हो गया, आप लोगों का पशुपालन, मछली पालन, खनन क्रिया आदि क्रियाएं शामिल की जाती हैं। ये सबको कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में
जैसे आप लोगों को जो प्राकृतिक पदार्थ होता है हो गए और दूसरे रूप में बदलता है और उपभोक्ताओं के लिए उन वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाता है। इतना हम को लिखना है। सेकंड हेडिंग डालेंगे कि इस क्षेत्र में प्रकृति द्वारा जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। वस्तुओं के संग्रहण या उन्हें उपलब्ध करवाने वाली क्रिया की जाती है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि द्वितीयक क्षेत्रक विकसित देशों में पाया जाता है। विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र पाया जाता है। अब यहाँ पर डालेंगे हेडिंग नंबर 3 कि इस क्षेत्र की क्रियाएं खाद्य पदार्थों, रेसे, लकड़ी, खनिज पदार्थ उत्पन्न करती हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र की जो क्रियाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, रेसे, लकड़ी, खनिज पदार्थ सब कुछ उत्पन्न करती हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, इस क्षेत्र की क्रियाएं वस्तुओं का निर्माण करती हैं। अब देखो डालेंगे हेडिंग नंबर 4 कि इन वस्तुओं को करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे पास ये जो वस्तुएं होती हैं द्वितीयक क्षेत्र इसमें कम मेहनत की मतलब कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है, फिर कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आगे को लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर 3 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% 2026 20 फरवरी को पूछा जाएगा और इस प्रश्न को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो इस प्रश्न को आने से रोक ले। और 100% मेरे पर लिख कर रख लो, 4 नंबर का पूछा जाएगा 2026 बोर्ड एग्जाम ये वाला प्रश्न। अब देखो बात करते हैं कि संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर लिखो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर दे करके जाएगा ये वाला प्रश्न आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर और उत्तर में लिखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के अंतर इस प्रकार हैं। किस प्रकार अंतर है तो मैं आप लोगों को अंतर भी बताने वाला हूँ। संगठित क्षेत्रक लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित क्षेत्रक में आप लोगों को इतना यहाँ से लिखना पड़ेगा, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। और असंगठित क्षेत्रक में आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। 2026 बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देना तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया। यह क्षेत्रक सरकार पंजीकृत होती है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है। आप देखो आगे बात करते हैं, हेडिंग नंबर 2 डालेंगे कि इस क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन होता है। तो संगठित क्षेत्रकों में सरकारी नियमों का पालन होता है और जो असंगठित क्षेत्र जो होते हैं इसमें सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, मतलब रोजगार अवधि नियमित होती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र जो होते हैं इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। अच्छा बात करते हैं 4 के बारे में कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों के जो रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उनको वेतन भी मिलता है, उनको भविष्य निधि भी प्राप्त होती है। चलिए 4 नंबर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर भूमिहीन श्रमिक, जितने भी भूमिहीन श्रमिक जो होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, छोटे किसान होते हैं सड़कों पर जो सामान बेचते हैं या फिर जो सड़कों पर सामान विक्रय करते हैं, कबाड़ उठाने वाले लोग जो होते हैं इसमें यहाँ पर असंगठित क्षेत्रों में उनको शामिल किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे कि प्रतिभूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि में कोई 3 अंतर लिखो। प्रतिभूमि क्या होता है और बंजर भूमि क्या होता है, उसमें हमको 2 से 3 अंतर लिखने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने अंतर लिख कर के आया हूँ, तो आप लोग अंतर को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रतिभूमि और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बंजर योग्य भूमि। तो प्रतिभूमि और बंजर योग्य भूमि में को आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रतिभूमि जो होती है, प्रतिभूमि और बंजर योग्य भूमि में आप लोगों को इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग पूरे के पूरे प्रश्न को नोट कर लीजिए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत में प्रतिभूमि का प्रतिशत कितना है, 7.03% है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी पाई जाती है भारत में, तो वो हमारे इसका प्रतिशत है 4.41%। अब आगे देखो बात करते हैं कि प्रतिभूमि वह सीमांत भूमि होती है जो 2 से 3 वर्ष में एक बार बोई जाती है। मतलब कि प्रतिभूमि जो होती है 2 से 3 साल में एक बार बोई जाती है, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि का वह भाग जो किसी कारणवश कृषि के काम में नहीं लाया जाता है। बंजर भूमि उसको कहते हैं जिसको हम कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप देखो आगे बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा, ये भी हमारा तीसरा ऑप्शन है कि इस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जो प्रतिभूमि जो होती है उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई भी फसल नहीं की जाती है और प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उसकी उपजाऊ शक्ति फिर से कायम की जा सके। जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं जो होती हैं उसको मतलब प्राकृतिक क्रिया द्वारा उसको फिर से फसल उगाने के लिए उसको कायम किया जाता है। चलिए आगे देखो बात करते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि को खाद तथा सिंचाई आदि का प्रबंध कर कृषि के काम में लाया जा सकता है। जितनी बंजर भूमि होती है उसमें हम खाद डाल सकते हैं
और पानी का प्रयोग करते, सिंचाई खाद का प्रयोग करके उसको हम पुनः बंजर मतलब कि खेती फसलों के लिए उसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट प्रश्न लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को भी नोट करेंगे। और प्रश्न नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लो। इस प्रश्न पर 100% 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इस प्रश्न को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, जरूर आएगा। 100% लिख कर रख लो। अब देखो बात करते हैं कि बांगर और खादर मृदा में 2 अंतर लिखो, 2 से 3 अंतर आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे बांगर और खादर मृदा में अंतर इस प्रकार है। तो चलिए अंतर को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बांगर मृदा, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे खादर मृदा और यहाँ पर इससे लिखना स्टार्ट कर देंगे कि यह मृदा कम उपजाऊ होती है। तो कम उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? बांगर मृदा जो होती है कम उपजाऊ होती है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता भी पाई जाती है, मतलब कहीं कहीं ये अम्लीय भी होती है, जिसमें उसमें कृषि नहीं की जाती, कृषि भी इसमें नहीं कर सकते हैं। अच्छा खादर मृदा क्या होती है? तो तलछट का जमाव सब जगह एक साथ नहीं मिलता है, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। तो इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोगों को 2026 में मिलेगा। और अब हेडिंग नंबर 2 डालेंगे कि यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुँच पाता है। तो बांगर मृदा में नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है। अब हेडिंग नंबर 2 डालेंगे कि यह जलोढ़ मृदा का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है, मतलब कि खादर मृदा में नदियों का जल पहुंच जाता है। अब हेडिंग नंबर 3 डालेंगे कि इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। जैसे ही आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस मृदा में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है तो टिक करके चले आना, बांगर मृदा को सही करके चले आना। अच्छा खादर मृदा में क्या होता है कि जलोढ़ मृदा में होने मतलब यह जलोढ़ मृदा होने के कारण बहुत ही उपजाऊ होती है। तो खादर मृदा जो होती है बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम नोट करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में, और प्रश्न नंबर 6 मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 6 को भी नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 6 को डबल स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट सूची में नोट कर लीजिए और इस पर डबल स्टार भी बना लो, है ना। और इसको अलग से नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताएं। लेटेराइट मृदा क्या होती है, काली मृदा क्या होती है, उसमें हमको अंतर बताना है। 4 नंबर का 2026 20 फरवरी को पूछा जाएगा, नोट कर लेना, जरूर आएगा 100%। यहाँ पर तारीख लिख लो, यहाँ पर 20 फरवरी, ताकि तारीख लिख लो 20 फरवरी और याद रखना इस प्रश्न को। लेटेराइट मृदा और काली मृदा में निम्न अंतर इस प्रकार हैं। लेटेराइट मृदा और काली मृदा, अब देखो बात करते हैं लेटेराइट मृदा में। देखो आप लोगों को कैसे लिखना है, यहाँ पर हेडिंग 1 डालेंगे कि इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पीकृत हो जाती है। लेटेराइट मृदा में नमी जो होती है वाष्पीकृत हो जाती है। काली मृदा में देखो क्या होता है कि इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मृदा जो होती है इसमें नमी बहुत ज़्यादा ही धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब यहाँ पर डालेंगे 2 नंबर, इस मृदा में चूना फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी होती है। लेटेराइट मृदा में देखो मेरे प्यारे बच्चों चूना फास्फोरस नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, लेकिन जो काली मृदा जो होती है इस मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे आप लोगों को नोट कर लेना है। और यहाँ पर 3 नंबर पर लिखेंगे कि ये मृदा पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि ये मृदा दक्कन के जो ट्रैप पर जो प्रदेश होता है वहाँ पर हमारी काली मृदा पाई जाती है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर डालेंगे कि यह मृदा बहुत ही कम उपजाऊ होती है। मतलब सबसे कम उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो हेडिंग नोट कर लेना, लेटेराइट मृदा जो होती है सबसे कम उपजाऊ होती है। और अगर हम काली मृदा के बारे में बात करें तो यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में, जो कि पूरी की पूरी किताब का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न यही वाला प्रश्न आता है, हर साल ये वाला प्रश्न आता है और 2026 20 फरवरी को फिर से ये वाला प्रश्न आएगा दोबारा से, है ना। लिख लो यहाँ पर दोबारा से फिर से पूछा जाएगा और कॉपी में इसको अलग से नोट कर लेना। 20 फरवरी तारीख ऊपर लिख लेना और डबल स्टार बना लेना और इतना सब कुछ करने के बाद इसको याद कर लेना। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संकटग्रस्त जातियों तथा लुप्त प्राय जातियों में कोई 3 अंतर बताएं। पहली ही हेडिंग डालेंगे, उत्तर लिखेंगे यहाँ पर संकटग्रस्त जातियों लुप्त प्राय जातियों में निम्न के अंतर हैं। और ऐसा करने के बाद फिर लिखेंगे संकटग्रस्त जातियाँ और लुप्त जातियाँ। देखिए जैसे काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, गैंडा हो गया, बंदर आदि इस प्रकार की जातियों को उदाहरण है। तो संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती है, जो मतलब संकट में हैं, मतलब जिनके विलुप्त होने की प्रक्रिया है, मतलब कि संकट होने वाले हैं,
किन के ऊपर संकट आ रहा है, जैसे हमारा मगरमच्छ हो गया, गैंडा हो गया, बंदर हो गया, ये संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं। अच्छा, लुप्त क्या होता है? जो लुप्त हो चुके हैं ऐसी उपजातियों में जैसे एसी। तो प्यारे साथियों अब हम तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम नोट करेंगे प्रश्न नंबर 7 को। और प्रश्न नंबर 7 में देखो क्या करा है कि प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि संकटग्रस्त जातियां तथा लुप्त प्राय जातियों में कोई 3 अंतर लिखो। तो ये वीडियो जो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है यहाँ से, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है दोबारा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है उत्तर में देखो क्या लिखेंगे कि संकटग्रस्त जातियों तथा लुप्त प्राय जातियों में निम्नलिखित अंतर हैं। तो अब देखो यहाँ से लिखेंगे संकटग्रस्त जातियाँ, हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालने के बाद फिर यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे लुप्त प्राय जातियाँ। तो अब देखो संकटग्रस्त जातियों में क्या है, हिरन हो गया, मगरमच्छ, गैंडे, ये सब आते हैं। और लुप्त प्राय जातियों में जैसे आप लोगों का एशियाई चीता हो गया, गुलाबी सिरवाली बतख, ये हमारा ये हमारा लुप्त प्राय जातियों में रखते हैं। तो ऐसे आप लोगों को इसका वो लिखना है। अब आगे देखो ये सब कुछ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, इतना आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 7 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा प्रश्न नंबर 7 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 को। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2026 को जरूर आएगा। सामाजिक विज्ञान यहाँ पर नोट कर लेना, और जरूर 100% ये वाला प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि आरक्षित एवं संरक्षित वनों में अंतर बताइए। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आरक्षित और संरक्षित वनों में निम्नलिखित अंतर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संरक्षित वन और यहाँ पर लिखेंगे आरक्षित वन। तो संरक्षित वन में यह लिखना है कि ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए जाते हैं। और जो आरक्षित वन जो होते हैं ये वन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अब देखो आगे देखो बात करते हैं 2 नंबर के बारे में कि इन वनों की जो भूमि को और निम्नीकरण होने से रोका गया है और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। 2 नंबर पर यहाँ पर लिखेंगे कि आरक्षित वन अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं क्योंकि अधिकतर वनों और वन्य प्राणियों का संरक्षण उनसे संबंधित होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लेना। और ये प्रश्न नंबर 8 का तीसरा यहाँ से नोट कर लेना, ये तीसरा हो गया मेरा कि कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग संरक्षित कर दिया गया है, कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रश्न नंबर 9 को भी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 9 को। और प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 को जरूर से जरूर नोट करिए कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच विभेद करो, मतलब अंतर पूछा गया। तो ये हमारा यहाँ से इतना लिखना है वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर लिखना, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिखना, और यहाँ पर 1 नंबर में इधर 1 नंबर डालना, इधर 1 नंबर डालना कि यहाँ पर वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण और वृद्धि के विशेष उपाय किए जाते हैं। यहाँ पर वन्य प्राणियों और वनस्पति को प्रकृति के सहारे पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इनको कम महत्व दिया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता का भी संरक्षण किया जाता है। इनका क्षेत्रफल अधिक होता है। ये हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ। आप देखो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 जो है आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आप लोग जाओगे 2026 का पेपर देने, 20 फरवरी को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो 100% मेरे बच्चों नोट कर लेना जरूर, ये वाला प्रश्न आप लोगों को 2026 में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस प्रश्न को आने से रोक ले। 100% आएगा ये वाला प्रश्न। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 को कि भूमिगत जल और धरातली जल में क्या अंतर है। मेरे पर जो हर साल ये वाला प्रश्न आता है, तो इस बार 2026 में जरूर आएगा। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को कि भूमिगत जल यहाँ पर डालेंगे धरातलीय जल संसाधन। तो चलिए भूमिगत जल में देखो क्या लिखेंगे कि इसके जल का उपयोग कृषि, घरेलू व उद्योगों में होता है। इससे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, मतलब कि भूमिगत जल से ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। इसमें देखो क्या लिखेंगे कि औद्योगिक विकास उन क्षेत्रों में संभव है जहाँ धरातलीय जल की मात्रा उपलब्ध है। नंबर 2 डालेंगे कि इसका उपयोग कठिन और महंगा है, मात्रा भी कम प्राप्त हो सकती है इससे। यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे इसका उपयोग सरल और सस्ता है, धरातलीय जल। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 कि धरातल की निचली परतों में समाहित जल संसाधन को भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। और फिर यहाँ से नोट करेंगे कि नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों में पाया जाता है। जो धरातलीय जल होता है नदियों, झीलों, तालाबों और पोखरों में पाया जाता है। तो देखिए मेरे पर जो ये थे मेरे पास जो कि आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न, वो भी सामाजिक विज्ञान के अंतर वाले प्रश्न थे। तो आप सारे के सारे प्रश्नों को तैयार करके चले आना, यहाँ से आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
तो चलिए आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।